और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, पूरे देश की नजर, पूरा देश जानना चाहता है आखिर पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुडुचेरी में आखिर किसकी सरकार बन रही है। तो आइए मैं आपको बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज तक 2014 से पीएम मोदी आए, केंद्र में बीजेपी की सरकार आज तक इतिहास में नहीं आई। पहली बार एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। ये बड़े बड़े चेहरे, दिग्गज आज वोट करने पहुंचे थे। ममता बनर्जी वोट करने पहुंची। बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, आपको बताऊंगा एग्जिट पोल क्या कहते हैं। लेकिन देखिए, यह सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है। टीएमसी के कार्यकर्ता को सुरक्षा बल उठाकर ले जा रहे हैं। वायरल वीडियो है। लोग कह रहे हैं जो हिंसा करे, जो उपद्रव करे, उसका यही इलाज। दूसरी तरफ खुद शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, भवानीपुर पहुंचे, वहां टीएमसी के कार्यकर्ता उनका विरोध करने लगे। भवानीपुर पहुंचे तो उनके खिलाफ वहां टीएमसी कार्यकर्ता हार हाय के नारे लगा रहे थे। न सिर्फ शुभेंदु, बीजेपी के कैंडिडेट के साथ देखिए क्या हुआ। उनकी गाड़ी पर टूट पड़े वहां मौजूद उपद्रवी। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें दिखा रहा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी तोड़ डाली, शीशे पीछे के तोड़ दिए, पूरी गाड़ी चकनाचूर करी। ये बीजेपी कैंडिडेट थे। एक और बीजेपी के कैंडिडेट को देखिए, रायगढ़ी, यहां भी बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक हो गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे थे राय दीगी की थी, लेकिन बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट पर अटैक हो गया। पोलिंग एजेंट पर कैसे हमला हुआ, खून खून हो गया। उसके बाद तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सर फोड़ दिया गया इसका, और उसके बाद सर से खून निकला है, जिसे आप कुर्ते पर भी देख रहे हैं। फिर अस्पताल ले जाया गया।
कुछ इस माहौल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे, काशी विश्वनाथ में। और आज जो एग्जिट पोल आया वो ये बता रहा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। उनका गाड़ी से और वो चुप है, अभी भी उनका साथ है। ममता बनर्जी के काउंसिलर लोग कोई भद्र लोग नहीं है, गुंडा है। गुंडा को जैसे सबक सिखाना चाहिए सबक सिखा रहा है। एक क्या गुंडा राज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही कहना, हमारा काम ही करना, और हमारा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतना। क्या बंगाल में 15 सालों के बाद दीदी के दिन लदने वाले हैं और कमल खिलने वाला है? क्या 15 सालों के बाद बंगाल में परिवर्तन होने वाला है? तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होने वाली है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं। 6 में से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो देश के एक और राज्य की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। बड़ा मार्जिन से हारेगा यहाँ। क्या मार्जिन, आपको क्या लगता है, क्या मार्जिन? बड़ा मार्जिन। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया, ये सब का जवाब 4 मई को अब देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है, ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे। अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति कामयाब होने वाली है। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के लोगों ने ममता के काम और उनके दावों को नकार दिया और नरेंद्र मोदी अमित शाह के वादों पर भरोसा किया है। लेकिन असली नतीजों के लिए हमें और आपको 4 मई तक का इंतजार करना होगा। और आइए अब हम आपके सामने लाएं जितने एग्जिट पोल हुए, सारे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं फुटबॉल के ग्राउंड पर ही आपको सारे एग्जिट पोल मिल जाएंगे। बंगाल में फुटबॉल का बहुत क्रेज है और बंगाल को फुटबॉल का मक्का भी कहा जाता है, इसलिए ये फुटबॉल कोर्ट और कौन किधर गोल दाग रहा है इससे पता चलेगा कौन किस एग्जिट पोल में जीत रहा है। सबसे पहला एग्जिट पोल है पीपल्स पल्स का। आपको बताऊं बंगाल में 294 सीटें, 294 विधायक हैं बंगाल विधानसभा में। बहुमत के लिए चाहिए 148, 148। तो आप देखेंगे जो एग्जिट पोल में 148 या उससे ऊपर जा रहा है वही सरकार बनाएगा। पहला एग्जिट पोल पीपल्स पल्स, यहां देखिए गोल कौन दाग रहा है, दीदी गोल दाग रही पीपल्स पल्स में, जो बीजेपी के गोल पोस्ट पर अंदर जा रहा है। बीजेपी को पीपल्स पल्स दे रहा है 95 से 110 सीटें। और यहां बहुमत किसे मिल रहा है? टीएमसी को। टीएमसी को पीपल्स पल्स दे रहा है 177 से 187 सीटें। बहुमत के लिए 148 चाहिए, बहुमत से कहीं ज्यादा है, यानी पीपल्स पल्स ममता की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, पी मार्क का अगला एग्जिट पोल है। दांव पलट गया। पी मार्क में देखिए शुभेंदु ने किक चलाई है और दीदी के गोल पोस्ट के अंदर गई है फुटबॉल। यह बताता है यहां पी मार्क बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। बीजेपी को दे रहा है 150 से 175 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए 148, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। लेकिन पी मार्क में देखिए टीएमसी रुक गई है बहुमत से पहले, बहुमत से 10 सीट कम है, 118 से 138 सीटें, यानी ये टाई है। पहला ममता और दूसरा एग्जिट पोल कह रहा है शुभेंदु। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा आपके सामने, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल। ये क्या कह रहा है? मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में देखिए जरा, शुभेंदु ने किक दागी और उधर गोल। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 146 से 161 सीट मिलेंगी, यानी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। यहां भी गोल ममता के गोल पोस्ट पर पड़ा है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल रही हैं, यानी अभी 2-1 से बीजेपी आगे हो गई है एग्जिट पोल में। 3 एग्जिट पोल के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। चौथा एग्जिट पोल देखिए जरा, प्रजा पोल। प्रजा पोल एग्जिट पोल कह रहा है कि फिर ममता ने नहीं, शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, यानी बीजेपी 177 सीट पा सकती है प्रजा पोल के हिसाब से और टीएमसी को मिलेगी 100, जो बहुमत के आंकड़े 148 से कम है। तो टीएमसी के सामने बीजेपी ने 3 एग्जिट पोल में गोल दाग लिए। चौथा एग्जिट पोल के बाद 5वां एग्जिट पोल देखिए, 3 में बीजेपी थी
और चौथे में ममता थी। पांचवां एग्जिट पोल चाणक्य का एग्जिट पोल 150 से 160 सीटें दे रहा है, यानी ये चौथा एग्जिट पोल भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। और ये एग्जिट पोल 130 से 140 सीटें टीएमसी को दे रहा है, यानी कुल एग्जिट पोल में देखिए बहुमत में भी आगे कौन चल रहा है, बीजेपी चल रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए, पोल डायरी 142 से 171 सीटें, यहां भी शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, गोल पोस्ट में गेंद चली गई है 142 से 171, यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है बीजेपी पोल डायरी में। टीएमसी यहां भी देखिए 99 127, ममता दीदी ने सिर्फ पहले एग्जिट पोल पर गोल दागा था, उसके बाद से शुभेंदु ही गोल पे गोल दाग रहे हैं, यानी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, जनमत पोल्स ने दीदी को मौका दिया है। देखिए दीदी ने गोल दागा और गोल पोस्ट में गेंद। जनमत पोल्स कह रहा है 80 से 90 सीटें मिलेंगी बीजेपी को और टीएमसी को 195 से 205। बहुमत के लिए 148 चाहिए, 148 से कहीं ज्यादा। दो एग्जिट पोल आपके सामने आ गए जो टीएमसी की सरकार बनवा रहे हैं और दीदी ने गोल दागा। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, अब ये है पोल ऑफ पोल, यानी जितने एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए उसका हमने एवरेज किया और उसके बाद आपके सामने रख रहे हैं। ये क्या कहता है, ये एग्जिट पोल कह रहा है कि बहुमत के आंकड़े के नजदीक बीजेपी जा रही है। बहुमत का आंकड़ा है 148 सीटें और बीजेपी को सारे पोल मिलाकर उनका औसत दे रहा है 145 सीटें, यानी बहुमत के ज्यादा नजदीक बीजेपी है। टीएमसी 142 पर है, 142 पर बहुमत से बीजेपी के मुकाबले कहीं पीछे है। तो कम से कम एग्जिट पोल में यह नजर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार पहली बार बंगाल में बनती दिख रही है। सियासतदानों को सुनिए। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से बंगाल में बीजेपी हार रही है। 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। 170 से ऊपर जाएगा, ऊपर का आंकड़ा पता नहीं है। जब वेव होता है ना तब कहाँ जाकर रहेगा। तो बंगाल में हर वक्त जिस पार्टी को मिलता है 185, 90, 200 पार कर जाता है। यहाँ नैरो नहीं होता, यहाँ जो माहौल होता है इस तरीके से। मैंने जो बोला है 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 में मिला था उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। इतना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तो आप देखिए। लोग डर गए इस टाइम में, इन लोगों के हाथ से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 15 साल से जो पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करने के बाद उसको न्याय देंगे। 200% कॉन्फिडेंस है। कितना सीट का पे सरकार तो बना रहा है, 180 प्लस भी हो सकता है, सुनामी हो सकता है। हम लोगों का टारगेट है 100%। जितना वोट उतना मजबूत ममता दीदी का नवान्न में वापसी, डेवलपमेंट की सपोर्ट में और भाजपा का एंटी बंगाल जो पॉलिसी है उसका खिलाफ ये वेव चल रहा है। तो आपके सामने हमने एग्जिट पोल रख दिए जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। इससे पहले के चुनाव के नतीजे आपके सामने देखिए जरा। 2011 में जब चुनाव हुए तो कौन रेस जीता था? 2011 में 184 सीटें जीती टीएमसी, 38.93% वोट, 38%, 39% वोट टीएमसी को मिला था। कांग्रेस देखिए जरा, 42 सीटें जीती थी 2011 में, 9% वोट। और बीजेपी का हाल देखिए 2011 में 4% वोट, 0 सीटें। फिर 5 साल बाद चुनाव हुए, वो नतीजे देखिए आपके सामने। ये 2016 के नतीजे आ गए। 2016 में टीएमसी को 44% वोट मिला, लगभग 45% वोट, 44.91%। 211 सीटें मिली थी, यानी 200 का आंकड़ा भी पार कर गई टीएमसी। कांग्रेस पार्टी 44 सीट, सिर्फ 12% वोट। बीजेपी का हाल देखिए जरा, 2016 में 10% वोट और 3 सीट मिली थी बीजेपी को, लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो सारा आंकड़ा, सारे दांव, सारी बाजी पलटती दिखी। टीएमसी को देखिए 215 सीटें और 48% वोट मिले थे टीएमसी को 2021 में। कांग्रेस पार्टी जहां 44 पर थी, 0 हो गई 2.9% वोट के साथ 2021 में। बीजेपी देखिए, सिक्सर लगाया बीजेपी ने, 39.97% वोट, 77 सीटें। इसीलिए बीजेपी ये उम्मीद कर रही कि इस बार 10% उसका वोट बढ़ेगा
और वो सत्ता में आ जाएगी। अब सुनाता हूं आपको, सुनिए जरा बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस क्या कह रही है। तो हो गया, खेला खत्म है। खेला कहाँ हुआ, किसने खेला? खेला खत्म है, जनता। ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता, खेला खत्म। सत्ता विरोधी लहर में कौन और किस पार्टी को ये लाभ पहुंचेगी, ये अभी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष को जो वोट फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, बट बांटते जाएंगे, और अगर टीएमसी की वोट एक कट्टा रह जाएगी, लामबंद रह जाएगी, तो टीएमसी को कहीं सुविधा भी मिल सकते हैं, कहीं विपक्ष को भी सुविधा मिलते हैं। लेकिन सत्ता विरोधी लहर ये बंगाल में बिल्कुल है। तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे चुनाव, हम जीतेंगे, लेकिन देखिए चुनाव हुए कैसे। ये देख रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट के जहां बीजेपी का कमल का निशान था, वहां स्टिकर लगा दिया गया जिससे वो बटन ना दबाया जा सके। तस्वीर अमित मालवीय ने ट्वीट की थी, बीजेपी आईटी सेल के हेड। ब्लॉक पड़ा जितना देखे जा, ब्लॉक पड़ा तो ब्लॉक पड़ा तो आज तो আপনার কি নাম কি দেখি আইডেন্টি কার্ড দেখি, आइडेंटी कार्ड देखी, আপনার आइडेंटी कार्ड मैं आपको लेगा। बंगाल में चुनाव किस स्थिति में हुए उसकी एक तस्वीर ये। टीएमसी और बीजेपी की हुगली में झड़प हो गई, कार्यकर्ताओं की आमने सामने थे। जय बंगाल और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ वोटिंग इस स्थिति में हो रही थी। इस बवाल और हंगामे के बीच लोग बम्पर वोटिंग करने के लिए निकले, लगभग पहले चरण में जैसे निकले थे वैसे, और दावा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। भाई आपको बताऊं बंगाल में कहां कितनी वोटिंग हुई है। नॉर्थ 24 परगना में 80%, 80.7% वोटिंग हुई थी 2021 में। 5 साल बाद 89.74% वोटिंग, लगभग 9% वोटिंग ज्यादा हुई। अगला देखिए जरा, अगला जिला कौन सा है? साउथ 24 परगना 82.91% वोटिंग हुई थी यहां, और इस बार हुई है 89.57% वोटिंग। हुगली में देखिए 84% वोटिंग हुई थी 5 साल पहले, और अभी 90% क्रॉस कर गया है हुगली वोटिंग में, 6% ज्यादा। हावड़ा में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी 21 में, इस बार 89.44% वोटिंग, लगभग 9% ज्यादा मतदान। नॉर्थ कोलकाता में 59.81% वोटिंग हुई थी, और अभी नॉर्थ कोलकाता में 87.77% वोटिंग हुई है। साउथ कोलकाता में 61.98% वोटिंग हुई थी। यहां देखिए जरा 87.16%। अगर आप देखेंगे कोलकाता में बम्पर वोटिंग हुई है, जो 60-70% थी वो 80-90 पहुंच गई। नादिया में देखिए 85% वोटिंग हुई थी, 85.5%, और 2026 में अभी 90.28% वोटिंग हुई है। पूर्वी वर्धमान में 86.15% वोट पड़े थे, देखिए वोटों का आंकड़ा कितना बढ़ गया है, 92.46% वोट हुआ है। इन 8 जिलों में वोटिंग हुई। सुनिए जरा इसके बाद सियासतदान क्या कहते हैं। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही कहना, हमारा काम ही करना, और हमारा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतना। तो हम जीत के आ रहे हैं। पहले फेज में तो ये पता ही चल गया है, इसीलिए इतना डेस्परेट हो रहे हैं, और जीत के तो हम ही आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक उसके पैरेलल
स्ट्रक्चर तैयार कर दिया सेंट्रल फोर्स का। अब सोचिए जरा कि बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई, पहले चरण में 93% थी, इस बार 90% पार है। ये दोनों तस्वीरें फर्स्ट फेज सेकंड फेज की आपको हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज में पहले चरण में 93.2% वोटिंग और दूसरे फेज में 91.3% वोटिंग। अब देखिए जरा, एक और बंगाल से बहुत अच्छी तस्वीर आई है जहां इस्कॉन के जो संत और पुजारी थे वोट देने के बाद झूम रहे थे। अब आइए आपको बताऊं, बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हो रही, पहले 93%, अब 91%, इसके बहुत से कारण हैं। क्या क्या कारण है? पहली वजह बताई जा रही है एसआईआर का असर। मतदाता सूची में संशोधन हुआ तो 89 लाख नाम कट गए, 89 लाख, मतलब वोटर लिस्ट से करीब 11% वोटर घट गए। तो क्या एसआईआर से वो नाम हटे हैं जो वोट ही नहीं देते थे? यानी किसी की मृत्यु हो चुकी है, कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। और क्या इसी वजह से वोटिंग प्रतिशत में बम्पर उछाल आया है? बीजेपी कह रही है एसआईआर की वजह से असली वोटर ने मतदान किया है, इस वजह से पश्चिम बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग हुई। टीएमसी ने बंगाल चुनाव में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया। मुस्लिमों में यह प्रचार किया गया कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश हो रही। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है? दूसरी वजह घुसपैठ और जमीन अधिकार का सवाल। बीजेपी ने घुसपैठ को पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। कहा वोट नहीं करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए आपकी जमीन छीन सकते हैं। क्या इसलिए सूरत समेत कई शहरों से बंगाल के लोग वोट देने उमड़े? हाल में करीब 5 से 6 लाख लोग ट्रेन से सूरत छोड़कर गए। इनमें बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्धमान में भी मजदूर हैं। क्या वो इस डर से लौटे कि बंगाल में अपनी जमीन अधिकार उनके छिन जाएंगे? और दूसरे शहरों से वापस लौटे मूल बंगालियों के वोट से यही बम्पर उछाल आया है। तीसरी वजह सत्ता विरोधी लहर। ममता को 15 साल हो गए। आमतौर पर बम्पर वोटिंग की बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर भी होती है। ममता बनर्जी लगातार 15 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। मोदी शाह समेत बीजेपी ने ममता के खिलाफ तूफानी प्रचार किया। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमले किए। क्या बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर बनाने में कामयाबी हासिल की और इसका नतीजा पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के तौर पर सामने आया है? ये 3 बड़ी वजह बताई जा रही है इस बम्पर वोटिंग। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180+ बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। निश्चित रूप में ममता बनर्जी जी के दिन अब बहुत कम रह गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इतनी हाई वोटिंग दिखाता है कि गुस्सा है लोगों में, गुस्सा वोट में दिख रहा है। युवा युवतियों को एक उज्जवल भविष्य की कामना है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही उन्हें विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में एक अच्छा उज्जवल भविष्य मिलेगा। अब देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग संपन्न हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल में अगर कोई है तो वो है भवानीपुर की लड़ाई। वहां नाक का सवाल भी है। भवानीपुर की लड़ाई शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बड़ी है और ममता बनर्जी के लिए भी। शुभेंदु देखिए, चुनाव में उतरने से पहले आज उन्होंने हनुमान मंदिर गए और पूजा की। और भवानीपुर में इतनी कांटे की लड़ाई थी कि सुरक्षा बल को लाठी भी चलानी पड़ गई।
क्योंकि कार्यकर्ताओं में जरूरत से ज्यादा उत्साह था। दो बड़े नेता लड़ रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं, भवानीपुर की जो लड़ाई है, बंगाल में आपने सुना होगा बंगाल टाइगर, तो दो टाइगर्स के बीच में लड़ाई। दो टाइगर जब लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, सवाल ये है। दो टाइगर आमने सामने भवानीपुर में। साउथ कोलकाता के भवानीपुर सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी की चुनौती है। एसआईआर के बाद भवानीपुर सीट पर 51,000 लोगों के नाम काट दिए गए। एसआईआर में 51,000 लोगों के नाम कटे एक विधानसभा में। एसआईआर से पहले भवानीपुर में 2,06,000 से ज्यादा वोटर थे। ममता और टीएमसी के लिए यह सीट बेहद सुरक्षित मानी जाती थी। सोचिए, 2011 से इस सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही थी, खुद ममता जीत रही थी। ममता बनर्जी इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। 2011, 2016, 2021 में भी ममता ने यहां से चुनाव जीता। 2021 में ममता को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा। तब ममता के करीबी रहे शुभेंदु ने 1956 वोटों से जीत हासिल की थी। हार के बाद ममता बनर्जी को भवानीपुर आना पड़ा, सीट खाली करवाई और वहां से उपचुनाव लड़ा। नंदीग्राम में ममता को हराने के बाद शुभेंदु भवानीपुर में भी उन्हें टक्कर देने पहुंच गए। 26 में शुभेंदु इस बार नंदीग्राम भी लड़ रहे हैं और ममता के खिलाफ भवानीपुर भी लड़ रहे हैं। इस वजह से इस सीट पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, इसलिए है ये बड़ी सीट। अब सुनिए जरा, अब किसी नेता को नहीं सुनवाते हैं आप, अब भवानीपुर के लोगों को सुनवाते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो किसे वोट दे रहे हैं, वो किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल के नागरिक है वो जा रहे हैं ईवीएम में बटन टिप रहे और बटन टिपते ही बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम की ध्वनि लगा के। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी भवानीपुर में बहुत मत से जीतेंगे, ये यहाँ पे इन लोगों का डर दिखा रहा है। एक लेडी को हराने के लिए सब यहाँ पे आ गए, एक नारी सब। दीदी हम लोग का माँ है, दीदी हम लोग का सब कुछ है। विकास का काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पब्लिक गद्दी से हटा देगी। बांग्ला में एक कहावत है, हम लोग जो विदाई वाला स्लोगन दे रहे हैं, यही बार अपना देखबेन आश्चर्य राम, बोलो जय श्री राम। क्या लग रहा है ये वाकई हो पाएगा? भवानीपुर के लोग ममता बनर्जी के घर की बेटी जो है उनके खिलाफ वोट डालेंगे? उसको अभी कौन बोलता है घर की बेटी हो? उसको तो कोई नहीं बोलता है घर की बेटी। वो तो बाहर का बांग्लादेश का बेटी है, उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा, तो बांग्लादेश का है। कांटा का लड़ाई है, लेकिन इस कांटा का लड़ाई में धर्म का विजय होगा और शुभेंदु धर्म का पथ पे है। यहाँ तो कुछ भी करके नहीं दिखाया, सब खत्म कर दिया है। न महिला सुखी है, न बच्चे सुखी है, न आदमी लोग सुखी है। धंधा रोजगार पूरा चौपट हो चुका है। ममता तो गया, ममता हार चुके हैं। ममता जी इस बार कोई भी जीत नहीं सकते हैं, सब लोग बीजेपी चाहते हैं। ममता इस बार जो क्या है ना, हमारा शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। पद्मपुर में साथ देगा गाँव का, ये लोग का सब शहर का। भवानीपुर में शुभेंदु जी जीतेगा। अब सोचिए जरा, चुनाव हो गए, लेकिन चुनाव कराना आसान काम नहीं था। आपको याद होगा पहले फेज में मैंने आपको दिखाया था, उससे पहले 79 क्रूड बम मिले थे। इस बार भी देखिए तैयारी बड़ी थी। अच्छा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही क्रूड बम की तस्वीरें हैं जो फिर जब्त किए गए हैं। यानी इस चुनाव में भी बमबाजी की पूरी तैयारी थी। उसी तरह जहां पिछली बार क्रूड बम मिले थे, वहां इस बार देखिए जरा, सुरक्षा बलों को एक्शन लेना पड़ा। टीएमसी कह रही है कि परेशान कर रहे हैं सुरक्षा बल वहां पहुंचे थे।
सोचिए बंगाल में जो हालात हैं, ऐसे हालात में सुरक्षा बलों के लिए भी बड़ी चुनौती रही है। सुरक्षा बल पहले ग्राउंड पर जाएं, चुनाव शांतिपूर्ण कराएं और उपद्रवियों से भी निपटें। एक और तस्वीर सामने आई, देखिए जरा, जब सुरक्षा बलों के सामने टीएमसी के कार्यकर्ता थे। यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता ये दावा कर रहे थे कि जो चुनाव हो रहा था उस चुनाव में अवरोध पैदा किया गया, उसमें बाधा पहुंचाई गई, उसके बाद ये घेराव किया। अब देखिए जरा, जिन लोगों ने उपद्रव किया है उन्हें खोजा गया। तो देखिए टीएमसी का एक कार्यकर्ता बिस्तर के नीचे से निकला है, बेड के नीचे जाकर छिप गया था कि कोई आकर पकड़ लेगा। तो दूसरे चरण में भी भारी हिंसा हुई है। बंगाल में दूसरे फेज में भी कई जगहों पर हिंसा की जानकारी है। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया, सुरक्षा बलों ने टीएमसी समर्थकों को खदेड़ा। ममता ने सीआरपीएफ पर टीएमसी समर्थकों से मारपीट का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा सीआरपीएफ ने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ममता का आरोप है महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। नादिया के छपरा विधानसभा सीट में बीजेपी एजेंट पर हमला हुआ। साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ हुई। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसा हुई। हावड़ा में सीआरपीएफ की पिटाई से बुजुर्ग की मौत का दावा है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि बुजुर्ग को धक्का दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। हुगली में टीएमसी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ सियासतदान कह रहे हैं। बंगाल में हिंसा का इतिहास जरूर है, लेकिन जानकार ये कहते हैं, बंगाल में रहने वाले ये कहते हैं कि इस बार पहले के मुकाबले बहुत कम हिंसा हुई। सुनिए। गाड़ी में गुंडा लेकर आई है, हम जैसे आम वोटर को वोट देने नहीं दे रहा है। वो गाड़ी से उतर के, उनका गाड़ी से एक आदमी उतर के सबको धमकी दे रहा है, गुंडा लेके। आप लोग यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? वो पुलिस नहीं है, वो पुलिस भी नहीं था, वो कोई आर्मी पर्सनल नहीं था, वो आम वोटर को धमका रहा है, वो आम वोटर को धमका रही है उनका गाड़ी से। साफ तौर से सेंट्रल फोर्स की लाठीचार्ज हुई। वो इलेक्शन वोट देने ही आए थे और उनके संग जो बर्ताव हुआ था, उसके बाद जो मार वो खाए, उसके बाद ममता हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। यही सही है और इसी ब्रुटैलिटी और इस अत्याचार के विरुद्ध ही हम लोग कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार ने अपनी वाहिनी को छोड़ दिया। उसका नाम था सेंट्रल फोर्स। उनका ये काम नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये काम करवा रहे थे। बीजेपी हार गई। हिंसा को राजनीतिक रूप से संपोषित करने का बयान टीएमसी दे रहा है, लेकिन जनता ताकतवर होती है, जनता मुकाबला को तैयार है। ममता दीदी, इस बार जनता ने आपसे ममता करना छोड़ दिया। अब सोचिए जरा, सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए था? सबसे बड़ी चुनौती, जिस राज्य में हर साल हिंसा होती हो, हर चुनाव में हिंसा होती हो, वहां शांति से चुनाव हो जाए, इसलिए सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। ये सीआरपीएफ के डीजी डायमंड हार्बर पहुंचे थे। और जहां से अजय पाल बनाम जहांगीर हुआ था, वहां देखिए सुरक्षा बलों ने फाल्टा में आज लाठी चलाई। दूसरी तरफ जिनको सिंघम के नाम से पुकारा जा रहा था, कहा जा रहा था योगी के सिंघम, आज वो दिखे जरूर लेकिन आज वो खामोश थे।
क्योंकि उनके एक बयान के बाद, वायरल होने के बाद बहुत से सवाल उठे, तो आज मीडिया कैमरों से पे बोलने से भी वो परहेज करते रहे। संभव है पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे हैं, भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह के सवाल उठे। अहम बात को दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप जिनको लेकर विवाद हो रहा है, वही अजय पाल शर्मा इस वक्त पैरा फोर्सेस जहां पर डिप्लॉयड हैं, बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं और पैरा फोर्सेस के अधिकारियों के साथ। तो सिर्फ ग्राउंड पर फोर्स उतारकर काम नहीं चल रहा था, उतारकर कंट्रोल रूम भी बने हुए थे, दर्जनों सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे जिस पर नजर कंट्रोल रूम से रखी जा रही थी। देखिए और इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी तैनात किया गया था पश्चिम बंगाल में। तो एक बड़ा हमला लगाया गया सिर्फ इसलिए कि शांति से चुनाव हो, किसी की जान न जाए। देखिए कौन कौन सी टीम लगाई गई थी। केंद्रीय सुरक्षा बल, पहले चरण में 2407 कंपनी, दूसरे चरण में 2231 कंपनी, 2 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती हुई। पोलिंग बूथों की सख्त निगरानी कर रहे थे, किसी भी तरह की हिंसा पर काबू इनकी जिम्मेदारी थी। CAPF की 700 कंपनियां वोटिंग के बाद भी तैनात रहेंगी। NIA बम के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए तैनाती हुई। विस्फोटक के इस्तेमाल का इनपुट मिला तो जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तैनाती हुई। विस्फोटक के इस्तेमाल को रोकना, विस्फोटक का पता लगने पर उचित कार्रवाई करना इनका काम था। पश्चिम बंगाल पुलिस करीब 50,000 अधिकारी और जवान तैनात थे। कानून व्यवस्था के सख्ती से पालन की जिम्मेदारी इनकी थी। केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक, पहले चरण में 84, दूसरे चरण में 95 पर्यवेक्षक। हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी थी। इन्होंने संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी है। मोटरसाइकिल दस्ता, 160 मोटरसाइकिल, हर मोटरसाइकिल पर 2 जवान, ये अंदरूनी गलियों में लगातार गश्त कर रहे थे। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन, हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी की निगरानी में मतदान हुआ। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हालात में शांतिपूर्ण तरीके से, इसे शांतिपूर्ण ही कहेंगे इतिहास देखते हुए, कि संपन्न हुए चुनाव। सुनिए सियासतदानों। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. INS के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है। आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग। इलेक्शन कमीशन को पहले से ही सख्ती करना पड़ा और आगे भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है जहाँ पे ऐसे सेलोटेप जैसी घटनाएं घटी है उसमें इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेंगे कि फिर से वोट कराना है नहीं कराना है, तो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। ममता बनर्जी क्या, उनकी पार्टी सड़क में आ जाएगी, चिंता मत करिए। 4 तारीख को रिजल्ट निकलने दीजिए। अभी तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर है, 4 तारीख को उनकी पार्टी सड़क पर आ जाएगी। बंगाल में क्या युद्ध घोषणा कर रहे हैं वो? इतना CRPF, इतना DG इस शहर में जहाँ पर कोई रकम समस्या नहीं हुआ आज तक। ये सब एरिया में कहीं ईटा बाड़ी भी नहीं हुआ। बम गोली तो दूसरा बात है। तो ये जो है ना उनका जो ये है, जो डराओ, तोड़ देंगे, मार देंगे, चुन के मारूंगा, ये हमारे बंगाल के कल्चर के साथ सूट नहीं करता है। 4 मई को जब ममता बनर्जी और TMC बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। डेरेक ओब्रायन जी और सभी जान लें कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति पश्चिम बंगाल का ऐसा विश्वास भर चुका है। रिजल्ट का करिए इंतजार। और डेरेक ओब्रायन हो, ममता बनर्जी हो, अभिषेक भाईपो हो,
ये सब लोग उसी पश्चिम बंगाल में रहेंगे और उनकी आंखों के सामने हम पश्चिम बंगाल को भरोसे का राज्य बनाएंगे, विकास का राज्य बनाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, एग्जिट पोल ने इशारा किया है। एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होंगे कि 4 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन एग्जिट पोल दूसरे राज्यों के भी आए हैं। असम की बात करेंगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने मैदान में कांग्रेस पार्टी, गौरव गोगोई, एक दूसरे के बीच बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी हुए, अलग अलग मुद्दे भी थे पश्चिम बंगाल के बाद असम में। और क्या कुछ कह रहे हैं सारे पोल असम में, ये आपको बताता हूं। असम में दरअसल चाय बागान है बहुत से, इसलिए दोनों नेताओं को भी चाय बागान में ही खड़ा कर लिया है। अब देखिए, असम में 126 सीटें विधानसभा में, 126 में से बहुमत के लिए चाहिए 64, सरकार बनानी है तो 64 चाहिए। अब एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलेंगी, यानी बीजेपी सरकार बना लेगी। पहले एग्जिट पोल में कांग्रेस को 24 से 36 सीट मिल रही है। दूसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, दूसरा एग्जिट पोल है मैट्रिस का। मैट्रिस दे रहा है 85 से 95 सीटें और सरकार बनाने के लिए चाहिए 64, यानी मैट्रिस भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। कांग्रेस को 25 से 32 सीट दे रहा है। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, पीपल्स पल्स, बीजेपी को 68 से 72 दे रहा है, यानी बहुमत तक पहुंच रही है बीजेपी। कांग्रेस को 22 से 26। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, जेवीसी बीजेपी को 88 से 101 दे रहा है और कांग्रेस को 23 से 33 सीटें दे रहा है, यानी यहां भी जेवीसी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए, पी मार्क भी बीजेपी को 82 से 94 सीटें दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीट, यानी पी मार्क भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए चाणक्य का एग्जिट पोल 88 से 98 सीटें दे रहा है, बीजेपी को बहुमत पहुंचा रहा है और कांग्रेस 22 से 32। आप देखिए कांग्रेस 20-30 के आंकड़े में ही फंसी है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, पोल डायरी, यह भी बीजेपी की सरकार बना रहा है 86 से 101। असम में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस यहां 15 से 26 पर अटक गई है। इसके बाद देखिए वोट वाइप, बीजेपी को 90 से 101 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 23 से 33 सीट दे रहा है वोट वाइप। यहां भी हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे पोल हमने मिलाए एग्जिट पोल और उसके बाद उसका औसत निकाला तो बीजेपी को 90 सीट मिल रही है, बहुमत है 64 पर, 90 सीट, यानी हिमंता फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तय है, और कांग्रेस को 28 सीट मिल रही है। अब आपको बताऊं कि 2021 में जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल के बाद असम में, वो नतीजे क्या कहते हैं 2021 का रिजल्ट असम का देखिए और तस्वीर साफ होगी आपके। असम में 21 में जो नतीजे आए उसमें 75 सीट से ज्यादा बीजेपी को मिली, अलायंस को, और कांग्रेस को 50 सीट। यहां कांग्रेस फिर भी फाइट में थी, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस को 20 से 30 सीट मिल रही है, यानी असम में कांग्रेस के हाल और खराब होने जा रहे हैं। सियासतदानों को सुनिए। इस एग्जिट पोल को नया टू परफेक्ट बोल सकता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का उम्मीद है असम में इससे भी बढ़कर जो आज पूर्वानुमान आया है या आंकड़ा आया है उससे भी ज्यादा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी एनडीए का जीत जरूर होगा। असम के मतदाताओं ने फिर एक बार भाजपा सरकार इस नारा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का साथ दिया। बीजेपी को आम आदमी ने इस बार वोट नहीं दिया, ये मुझे मालूम है, क्योंकि इलेक्शन लड़ा थे इश्यूज का ऊपर, और बीजेपी ने हमें विजन डॉक्यूमेंट दिया था 10 साल के लिए, जिसमें अभी एक और राज्य बचा है। अब केरलम की बात करते हैं। बहुत से लोग वहां की सियासत के बारे में नहीं जानते, लेकिन वहां एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस के लिए केरलम से खुशखबरी है, वहां भी बड़ी लड़ाई थी, लेफ्ट बनाम कांग्रेस की लड़ाई। पिनराई विजयन वापसी करेंगे या बाहर हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं केरलम के एग्जिट पोल, ये आपको बताता हूं। केरलम के एग्जिट पोल आए हैं सामने। केरलम में विधानसभा सीट है 140 और सरकार बनाने के लिए चाहिए 71 विधायक।
तो सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया देखिए, 49 से 62 दे रहा है लेफ्ट के गठबंधन को, और कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ को दे रहा है 78 से 90 सीटें, यानी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। मैट्रिक्स एलडीएफ को दे रहा है 60 से 65 सीटें, और यूडीएफ को दे रहा है 75 से 85, यानी बहुमत के आंकड़े के पार, इसमें भी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। पीपल्स पल्स एलडीएफ को दे रहा है 55 से 65, यूडीएफ को 70 से 85, यहां भी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है। वोट वाइट एलडीएफ को दे रहा है 58 से 68, और यूडीएफ को 70 से 80, यहां भी कांग्रेस अलायंस सरकार बनाता दिख रहा है। इन सब का एवरेज निकाला सारे पोल्स का, तो पोल्स ऑफ पोल ये कहते हैं कि एलडीएफ 61 सीटें यानी लेफ्ट का गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन 78 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 71। सुनिए जरा केरलम के एग्जिट पोल के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। भारत में एग्जिट पोल की एक निश्चित सीमा होती है। हमारा समाज बहुत जटिल है। ये पोल एक तरह के समाजों में बेहतर काम करते हैं। आपको कभी यह पक्का नहीं होता कि जिस नमूने तक आप पहुंच रहे हैं वह वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। लोगों के अपने मतदान के बारे में बताने में हिचकिचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जिसके बारे में सर्वे करने वालों ने बात की है। हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं 4 तारीख के नतीजों का इंतजार कर रहा हूं। टोटल नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में सीएलपी नेता चुनने की एक प्रक्रिया होती है। अंततः हाईकमान निर्वाचित विधायकों से परामर्श करके फैसला करेगा। अब एक और राज्य बन चला है दक्षिण का, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जलीकट्टू प्रसिद्ध है। तो मैट्रिक्स अब सबसे पहले देखिए 234 सीटें तमिलनाडु में, 2, 3, 4 सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 विधायक। मैट्रिक्स डीएमके प्लस 122 से 132 सीटें दे रहा है, और एआईएडीएमके प्लस 87 से 110 सीटें दे रहा है। डीएमके को पीपल्स पल्स डीएमके की सरकार बना रहा है, पीपल्स पल्स भी 125 से 145, एआईएडीएमके को 65 से 80 सीटें दे रहा है। अगला एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया, डीएमके को दे रहा है 92 से 110 सीटें। यहां फंसा दिया है क्योंकि एक्सिस माई इंडिया दूसरी पार्टीज को भी ज्यादा सीटें दे रहा है। एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें दे रहा है। जेवीसी डीएमके को दे रहा है 75 से 95 सीटें, लेकिन यहां बाजी पलट गई, एआईएडीएमके को 128 से 147 सीटें दे रहा है। पी मार्क डीएमके की सरकार बना रहा है 125 से 145 सीट, स्टालिन सीएम होंगे पी मार्क के हिसाब से। एआईएडीएमके को 65 से 85 सीटें दे रहा है। पीपल्स इनसाइट डीएमके प्लस को 120 से 140 सीटें, और एआईएडीएमके को 60 से 70 सीटें दे रहा है पीपल्स इनसाइट। इन सब का औसत निकाला हमने, तो एवरेज जो इनका है वो डीएमके प्लस को 119 सीटें, बहुमत के आंकड़े 118 से एक ज्यादा है पोल्स का औसत, और एआईएडीएमके को 80 सीटें दे रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एग्जिट पोल आए हैं, कहीं खुशी है कहीं गम है, लेकिन अभी भी सबको 4 तारीख का इंतजार है। सुनिए। पिछले 5 सालों का प्रदर्शन डीएमके को फिर से सत्ता में आने में मददगार रहा है। कल ही रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक सूचकांक बताते हैं कि हमने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। इससे पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री राज्य को कैसे चला रहे हैं। इसलिए लोगों का उन पर भरोसा है और वे चाहते हैं कि वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। चुनाव के दिन से ही हम यह कहते आ रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 180 के आंकड़े को पार करेंगे, और डीएमके गठबंधन और दूसरे गठबंधन के बीच वोट प्रतिशत का अंतर बहुत बड़ा होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आज 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए। बंगाल का बचा था आखिरी चरण, वो भी हो गया। बीजेपी अब 2027 की तैयारी में लग गई है, 27 चुनाव। बंगाल के बाद यूपी फतेह की तैयारी है बीजेपी के लिए। बीजेपी इलेक्शन मशीन की तरह काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल से फ्री होकर काशी पहुंच गए। पीएम मोदी जब पहुंचे तो डमरू से उनका स्वागत किया गया। भोले के लिए सबसे प्रिय है शिव जी के लिए डमरू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ में पूजा कर रहे थे, इधर बंगाल में वोटिंग हो रही थी। मंत्रोच्चार के साथ पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु साध्यक्षो अरिष्टाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ गंगा एक्सप्रेसवे पहुंचे। आइए अब आपको दिखाता हूं ये गंगा एक्सप्रेसवे कैसे बना है, इसका निर्माण किस तरह से हुआ है, कहां से कहां को जोड़ेगा ये, और सड़क के रास्ते क्या वोट बटोरने की तैयारी है 27 में। सिर्फ दूरी नहीं, सपनों को भी करीब लाते हैं। सुपर फास्ट सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि गांवों और शहरों को जोड़कर रोजगार, व्यापार और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा भी देती है। रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे इस गंगा एक्सप्रेस के जरिए वोट लेने की तैयारी है बीजेपी की। सड़क से आएगा वोट क्या? देखिए ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है मेरठ से बुलंदशहर पहले आएगा। कैसे? मेरठ से ये प्रयागराज तक पहुंचेगा। मेरठ में है विधानसभा की 7 सीटें, मेरठ से हापुड़ आएगा, हापुड़ में है 3 सीटें, बुलंदशहर में 7 सीटें हैं, वहां से अमरोहा जहां 4 विधानसभा सीटें हैं, फिर संभल में 4 है, बदायूं में 6 विधानसभा सीटें हैं, शाहजहांपुर में 6, हरदोई में 8, उन्नाव में 6, रायबरेली में 6, प्रतापगढ़ में 7 और प्रयागराज में 12। तो दरअसल मेरठ से लेकर प्रयागराज का ये एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी ने लगभग 70 से 77 सीटें साध ली हैं। मोदी ने एक्सप्रेसवे से 12 जिलों को साध लिया है। यूपी के 71 विधानसभा सीटें कवर करेगी ये एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा, ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेसवे पर 12 जनपदों के जिन 1 लाख से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी अन्नदाता किसानों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। तो क्या ये जो एक्सप्रेसवे है बीजेपी के लिए ये जीत का एक्सप्रेसवे बनेगा? क्या इसी तरह फिर से एक बार सत्ता मिलेगी रफ्तार से? मोदी ने जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है वो अब उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी, जबकि अब तक मेरठ से प्रयागराज जाने में 11 से 12 घंटे लगते थे। एक्सप्रेसवे करीब 37,350 करोड़ की लागत से बना है, यानी 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की औसत लागत 62 करोड़ 87 लाख आई। यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को बनाने में 5 साल का वक्त लगा। मोदी ने 2021 में शाहजहांपुर से एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और इससे पहले 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी में सबसे लंबा था।
मगर गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ यह नया रिकॉर्ड बन गया है। 12 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। जिसमें जगह जगह यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए खास सेंटर बनेंगे, खाने पीने और ठहरने से लेकर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर होगा। इतना ही नहीं, रणनीतिक तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे बहुत अहम है क्योंकि यहां फाइटर जेट उतरने के लिए पहली नाइट लैंडिंग पट्टी बनी है। उद्घाटन कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक्सप्रेसवे को ही हरिद्वार से जोड़ेंगे। तो क्या इस एक्सप्रेसवे के सहारे ही बीजेपी 27 में सत्ता तक पहुंचेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।